हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीआईएस एकेडमी। जेडीआईएस एकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपने बहुत अच्छे संस्थान पर अवेलेबल हैं जहां पर आपको डेली द हिंदू का न्यूज एडिटोरियल एनालिसिस, न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक्सरसाइज कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, as you know that today we will teach the Hindu news analysis and editorial analysis and will be exercise of the practice questions। तो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आएंगे। और आज का जो द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज़ द बिग इम्पोर्टेंट बिकॉज द टू आर्टिकल्स, जो दो आर्टिकल हैं, हैव कम one of the Delhi police, as you know that our wrestlers against जो हमारे बीजेपी के सांसद हैं, पावरफुल सांसद ब्रिजभूषण सिंह, उनके खिलाफ एक आर्टिकल आया है। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे तो उनके खिलाफ जो आर्टिकल आया है उनको गिरफ्तारी की मांग को लेकर के है। तो इस पर हम लोग पूरा देखेंगे कि पुलिस की कार्रवाई कैसी होती है, कैसी नहीं होती, उस पर क्या चार्जेस लगे हैं, क्या नहीं, कैसे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, कैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। और दूसरा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है फ्रेंड्स, एलएसी पर जो चाइना और इंडिया आपस में स्ट्रगल कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, उसका समाधान कैसे है, वो कैसे। हालांकि इसमें राइटर थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखते हैं, लेकिन होता क्या है कि बोलना और लिखना आसान होता है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो तो आप एकदम विपरीत दिशा में होते हो, फिर वो सारी चीज़ें नहीं लग पाती। आप बोलते कुछ हो, ठीक है, बोल रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन बोलना और लिखना ये अपनी जगह पे होता है, उसको व्यवहार में लागू करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। दूसरा तीसरा जो आर्टिकल है, अभी जो बालासोर की घटना में रेलवे को लेकर के हुई, उसके संबंधित है, बहुत इम्पोर्टेंस है, उसमें क्या प्रावधान किए जाने चाहिए। और इस ट्रैक से रिलेटेड दो आर्टिकल आए हैं। चौथा जो आर्टिकल है तेल बाजार से रिलेटेड है। तो आज का जो आर्टिकल है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। हम लोग अपने अपने आर्टिकल पर चलते हैं। हुआ क्या फ्रेंड्स, हुआ क्या कि ए वर्ड ऑफ एडवाइस टू द दिल्ली पुलिस। ये फार्मर डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ के। तो इनके द्वारा जो है दिल्ली पुलिस को एक सलाह दी जा रही है। उसके विषय में इन्होंने लिखा है कि जो इंडियन मेडल प्राप्त किए हैं हमारे पहलवान, वो पिछले दिनों से काफ़ी न्यूज में है। और न्यूज में क्यों हैं? क्योंकि अभी इस बात का पता नहीं हुआ है कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है या नहीं, ये जांच का विषय है। 28 मई 2023 को जो है जो दिल्ली पुलिस है वो रेसलर को विरोध करते हुए पाई। रेसलर का मतलब कि जो हमारे पहलवान हैं, इनको ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ ये लोग अगेंस्ट में थे, उसका विरोध कर रहे थे। और दिल्ली पुलिस ने 28 मई 2023 को दो केस दर्ज किए। दो केस उसके सामने आए। एक सेक्सुअल हरासमेंट का, जो कि रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया हैं, प्रेसिडेंट हैं ब्रिजभूषण सिंह, उनके खिलाफ आया। और ये जो दिल्ली पुलिस, इनका कहना है कि जो दिल्ली पुलिस ने कहानी गढ़ी है, कहानी गढ़ने का मतलब है कि जो दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई किया है सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद किया है, जिसमें से कुछ सुप्रीम कोर्ट में कुछ पहलवानों ने याचिका दायर की थी ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ, यानी प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनके खिलाफ जो है याचिका गई थी। और उस याचिका में उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली पुलिस दर्ज ही नहीं कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर किया गया, हस्तक्षेप किया गया। उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। और यह जो केस है पोस्को के अधीन है। इसके अलावा इंडियन पैनल कोड जो औरतों के लिए बना है, औरतों की लज्जा भंग करना, मर्यादा भंग करना, सील भंग करना, तो इन सबको मिला करके उनके खिलाफ जो है आईपीसी की धारा के तहत और पोस्को नियम के तहत केस दर्ज किया गया है। और अभी भी जो
वहाँ के रेसलर्स हैं, मतलब दिल्ली में, वो रेसलर अभी भी जो है उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। और एक तरीके से जो रेसलर्स की मांग है वो नार्को टेस्ट को लेकर के है कि उनका नार्को टेस्ट कराया जाए। इसके विपरीत सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो बृजभूषण सिंह हैं, यानी कथित अपराधी जो राइटर कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमको किसी बात का डर नहीं है, आप लोग चाहे जैसे, हम तैयार हैं, हम खुद ब खुद नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं। तो ये तो पूरी की पूरी बैकग्राउंड थी कि क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर किया गया, दिल्ली में जो है पुलिस के दिल्ली की जो पुलिस है बृजभूषण सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज की। अब उनकी गिरफ्तारी की मांग, नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है रेसलर के द्वारा। तो अब राइटर पिछले कुछ केसों का हवाला दे रहे हैं कि जो कुछ केसें पिछले मतलब कि पिछले दौर में घटी हैं, ये एफआईआर दर्ज करने को लेकर के, एफआईआर में डिले को लेकर के, कि वहाँ पर कोर्ट ने सीधा कहा है कि जो एफआईआर दर्ज होगी, रजिस्ट्रेशन होगा जो एफआईआर का दर्ज होगा, अगर उसमें कोई संज्ञेय अपराध है, तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था ललिता कुमारी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सेंट अदर 2014 में, वो सीधा सीधा उसने कहा था कि कुड नॉट हैव बीन वायलेटेड। इसका मतलब है कि जो एफआईआर दर्ज होगा, पहली चीज़ कि राइटर का कहना है कि उसमें देरी हुई। क्यों देरी हुई? जो पुलिस ने डिले किया एफआईआर दर्ज करने को लेकर के, उसमें देरी हुई है। और इस बात को लेकर के उन्होंने एक एग्जाम्पल ललिता कुमारी का दिया केस को लेकर के कि इसमें अभी अगर इस अभियोजन पक्ष के द्वारा कोई एफआईआर दर्ज कराई जाती है और उसमें संज्ञेय अपराध के तत्व हैं, तो इस तरीके से जो एफआईआर दर्ज करना, एफआईआर जो दर्ज किया जाता है उसमें अगर देरी हो रही है, तो उसमें अभियोजन पक्ष की कोई भी गलती नहीं है और उसके द्वारा किसी भी तरीके से जो वायलेशन किया गया है वो वहाँ पर प्रेजेंटेशंस नहीं है। तो ये संज्ञेय अपराध के संबंध में था कि जो संज्ञेय अपराध होता है, पहली चीज़ की संज्ञेय अपराध अगर अभियोजन पक्ष के द्वारा कोई मैटर दर्ज कराया जाता है, यानी कि पीड़ित के द्वारा अगर कोई मैटर दर्ज कराया जाता है, अगर उसमें संज्ञेय अपराध के तत्व हैं, तो पहली चीज़ की बगैर एफआईआर के आप जो है छानबीन नहीं कर सकते हो। और देरी के मामले में अगर 3 महीने से ज़्यादा देरी हो चुकी है एफआईआर दर्ज करने को लेकर के, तो पुलिस के द्वारा सबसे पहली बात तो कि देरी होने का कारण वो बताए कि वो देरी क्यों हो रही है एफआईआर दर्ज करने में, उसका स्पष्टीकरण दे, एक्सप्लेन करे उसको। और हालांकि यह सामान्य जो प्रिंसिपल्स है कानून का, जो लॉ प्रिंसिपल है, उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो स्टोरी है, यानी कि जो एफआईआर डिले होने की जो बात कही जाती है, इसको कोर्ट के हवाले किया गया है कि अगर कोर्ट सेटिस्फैक्शंस नहीं है तो ठीक है। अगर कोर्ट जो है सेटिस्फैक्शंस नहीं है, कोर्ट एफआईआर करने को लेकर के कोई बात कहती है, उसको ऐसा लगता है कि एफआईआर दर्ज नहीं है या फिर अन्य कोई उसमें बात आती है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट संतुष्ट है और सत्यापित होने की बात हो रही है, सत्यापित हो भी रहा है, सत्यापित हो भी गया है कि घटना सही है, तो इस हिसाब से जो एफआईआर में देरी है, एफआईआर में देरी करना सबसे पहले बात तो पुलिस का ठीक नहीं है। दूसरा, एफआईआर में देरी इस आधार पे करना कि अभियोजन पक्ष ने गलत मुकदमा दायर कराया है और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कोई भी कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया है, तो इस तरीके से ये जो अभियोजन पक्ष दायर करता है उसको जो है खारिज नहीं किया जा सकता। मतलब कि अभियोजन पक्ष के द्वारा जो मुकदमा दायर किया जाता है उसको आप खारिज नहीं कर सकते हो। और इसके अलावा जो कोर्ट पुलिस है उसको एक तरीके से और भी विश्वसनीय अतिरिक्त जो साक्ष्य हैं उसको देने की आवश्यकता पड़ेगी कोर्ट को, अगर कोर्ट ऐसी बात कहती है तो। यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है
वो अपनी जांच में जो देरी कर रही है, यानी कि जो एफआईआर दर्ज करने में देरी की, एफआईआर तभी दर्ज की जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी जांच में देरी हो रही है। तो राइटर कह रहे हैं कि ये जो दिल्ली पुलिस का कारनामा है, पहली चीज़ कि दिल्ली पुलिस ठीक ढंग से इस पर कार्रवाई नहीं की है और यह दिल्ली पुलिस के लिए न्यायोचित नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का मतलब है कि उसको जो है न्याय के दायरे में नहीं लाया जा सकता दिल्ली पुलिस को, ये गलत तरीका है। फिर जहाँ तक नार्को टेस्ट की बात की जाती है, नार्को टेस्ट तभी किया जाता है जब मैटर सीरियस हो या फिर कोई भी साइंटिफिक टेस्ट हो। तो पहली चीज़ कि जिस पर संदेह किया जाता है उसका किया जाता है और दूसरा गवाहों पर किया जाता है, लेकिन पीड़ित पीड़ित पर नहीं। तो ये जो कंडीशंस आई है इसको सेल्वी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 में कहा गया था। और इसके बाद कि जो एलिगेशंस हैं वो बगैर जो ऐसे टेस्ट हैं उनकी सहायता के बगैर एलिगेशंस को झूठा नहीं ठहराया जा सकता ऐसी स्थिति में। यानी कि उसका टेस्ट जो आप कराना चाहते हो कराइए, ठीक है, लेकिन ऐसे टेस्ट के बावजूद आप ये कह दो कि ये एलिगेशंस झूठा है, ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, तो ये जो है ठीक नहीं है, इसको नहीं कराया जा सकता। इसके बाद यहाँ पर राइटर जो कह रहे हैं कि ये जो क्रॉस एग्जामिनेशंस है, यानी कि जो विक्टिम है उसका जो उसकी विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए जो स्टेटमेंट है, यानी कि जो विक्टिम का स्टेटमेंट है उसके बयान की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए जो क्रॉस एग्जामिनेशंस होता है, यानी कि जो एक तरीके से पूरा होल नार्को टेस्ट होता है, वो अगर इस आधार पर उसको झूठा ठहराया जा रहा है, यानी कि टेस्ट के बाद भी उसको जो है आप टेस्ट करा लिए हो, टेस्ट के बाद भी झूठा ठहरा रहे हो, तो एक तरीके से जो विक्टिम है, अगर विक्टिम केवल ये कह देता है, पूरे स्टेटमेंट में विक्टिम का बयान आ जाता है कि हाँ ये कथित तौर पर अपराधी है, तो केवल और केवल उसके बयान पर ही ये बात ये जो है सफिशिएंट एक तरीके से प्रूव हो जाता है, ये पर्याप्त मात्रा में ही खुद इस बात का सबूत है। और सिमिलरली जो है जो स्टेटमेंट है, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा अंडर सेक्शन 164 जो क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड होता है, सीपीसी सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने विक्टिम्स के जो बयान है, पीड़िता के जो बयान है, वो अगर रिकॉर्डेड किए हैं, तो वह तभी यूजफुल हो सकता है जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ट्रायल कोर्ट में परीक्षण के लिए बुलाया जाए। हालांकि ये सब जो टेस्ट हैं सीधे सीधे इस तरीके के जो टेस्ट हैं, राइटर कह रहे हैं कि वो आने वाले समय में कहीं न कहीं जो ऐसे केसेस आते हैं उसमें हेल्प करने के लिए हेल्प करेंगे, उसमें अच्छे साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशंस है, अगर इस तरीके का टेस्ट हो सकता है तो हो सकता है कि कुछ टेस्ट, कुछ जो मटेरियल है वो निकल करके ऐसे टेस्ट के सामने आए, कुछ बात निकल करके सामने आए। अब यहाँ पर ये तो नार्को टेस्ट की बात हो गई थी कि नार्को टेस्ट कैसे और क्यों करना है, उससे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। दूसरा जो कंडीशनल यहाँ पर अरेस्ट होने की कंडीशनल बता रहे हैं कि कैसे अरेस्ट हो सकते हैं, कैसे अरेस्ट नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले चीज़ की जो मूल कानून है और वर्गीय उसको खंडीय कानून है, यानी कि जो उसके उपबंध होते हैं उसको लागू करने की जो एक आवश्यकता है वो लागू किया जाए। और फिर जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि कथित तौर पर जो या तो उस स्थान पर अथवा अन्य कहीं पर जो महिलाओं के साथ सेक्सुअल असल्ट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, वह एक ध्यान आकर्षित करता है किसका, सेक्शन 8 अथवा सेक्शन 10 का। और इसके लिए जो सेक्सुअल असल्ट के लिए पनिशमेंट होता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट को जो WFI के प्रेसिडेंट हैं उनको पनिशमेंट की बात की जा रही है, और उनके ऊपर जो सेक्शन 8 और सेक्शन 10 और इसके अलावा जो सेक्शन 12 है सेक्सुअल हरासमेंट, ये पोस्को एक्ट के तहत है। और जो माइनर विक्टिम के केस की स्थिति में इसके अलावा सेक्शन 354 ये औरतों की जो लज्जा भंग की जाती है, और 354A जो उनकी सील भंग की जाती है।
फिर आईपीसी की स्थिति में ये सब जो केस होते हैं, ये सब उनके ऊपर जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है, ये सब लगने की बात आती है कि ये सब उस पर लगेंगे या लगाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें से किसी भी राइटर कह रहे हैं किसी भी सेक्शंस में जो पनिशमेंट है, मेन बात ये है कि इसमें किसी भी सेक्शंस में जो पनिशमेंट दिया गया है वो 7 साल से अधिक नहीं है। इसीलिए जो सेक्शन 41 है, यानी कि सीआरपीसी की धारा जो सेक्शन 41 है, उसके तहत अरेस्ट जो है यानी कि गिरफ्तारी तब तक नहीं आवश्यक है जब तक आपके पास जो एविडेंस है वो जो है एक शो न करने लगे, यानी कि जो एविडेंस है वो साक्ष्य आप सबके सामने मैंडेटरी रूप से प्रदर्शित न कर दें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेस्ट कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार और अन्य में 2014 में कहा था कि जो संभावना इस बात की है कि जो चूंकि देखिए बृजभूषण सिंह क्या है, बृजभूषण सिंह सबसे पहली चीज़ की रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं और एक पावरफुल इन्फ्लुएंस है, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि सबूत के साथ कोई छेड़खानी हो, आगे चल कर के अपराध को कम करने की दिशा में बातचीत हो, यानी उसी से रिलेटेड सबूत मिटाने की बात हो, धमकाने की बात हो, जैसा कि आमतौर पर आप लोग देखते होंगे होता है। तो इस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि इस बात की संभावना से जो है इनकार नहीं किया जा सकता। तो जो अन्यथा जो इशू है, मतलब कि सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत अंडर सेक्शन 41 ए में पुलिस के सामने जो है उनको उपस्थित होने के लिए, उनको प्रेजेंट होने के लिए इशू जो है जारी करना होगा। इशू जारी करना, नोटिस जारी करना वो पर्याप्त होगा। ये वही बात है कि जो है बृजभूषण सिंह एक पावरफुल मैन है, तो ऐसी संभावना, कोर्ट कह रहा है कि ऐसी संभावना हो सकती है कि सबूत से छेड़खानी की जाए, सबूत को लेकर के कुछ बातचीत हो जाए। दूसरी तरफ जो राइटर कह रहे हैं कि मल्टीपल ऑफेंस जो है, यानी कि जो बहुत सारे अपराध अगर किए गए हैं और बहुत सारे स्थानों पर किए गए हैं एक समय के दौरान, तो पुलिस को आवश्यकता होती है एविडेंस कलेक्ट करने की, ताकि केस को बिल्ड किया जा सके, केस को एक बेहतरीन मजबूत दिशा में आगे बढ़ने के लिए निर्मित किया जा सके। और जो एविडेंस है, पहली चीज़ की अल्टीमेटली यानी कि अंततोगत्वा जो एविडेंस है जिसमें रिलेवेंट कॉन्विक्ट है, कल्प्रिट्स है, ये केवल गिरफ्तारी के लिए नहीं है, यानी कि एविडेंस पहले आप इकट्ठा करें, एविडेंस इकट्ठा करके उसको जांच करें, तो जब एविडेंस के आधार पर आप किसी अभियुक्त को दोषी ठहराते हो, जांच करते हो, तो वो रिलेवेंट होता है। अदरवाइज ये जो है केवल गिरफ्तार करना ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है का मतलब कि इस आधार पर जब तक आपके पास साक्ष्य न हो, एक मजबूत साक्ष्य न हो। अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशंस है दिल्ली पुलिस क्या कर सकती है, यानी कि अभी तो गिरफ्तार हुई नहीं है और दूसरे जांच में देरी कर रही है। तो सबसे पहली बात कि इनको जितनी जल्दी हो सके अपनी जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है वो बहुत ही तेज़ गति से कंप्लीट करे। इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में लेकर के पहुँचे और जो ऑफेंस पनिशबल है, यानी कि जो अभियुक्त है उसको जो दंडनीय कार्यवाही हो सकती है वो 10 वर्ष से कम है। ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशंस को जो कंप्लीट करने की आवश्यकता होती है वो 60 दिन की होती है। 60 दिन के अंदर अगर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर ले जाते हैं, यानी कि अरेस्ट होने के बाद आपने अरेस्ट कर लिया और 60 दिन तक आपकी जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया, तब उनको बेल नहीं दी जाएगी। अगर 60 दिन के बाद आप अपनी इन्वेस्टिगेशंस को फुलफिल नहीं करते हो तो ऐसी संभावना होती है कि वो बिल प्राप्त कर ले जाएं, जैसा कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रितु छपानिया के मैटर्स में एक डिसीजंस दिया था। तो ये जो प्रावधान हैं अभी तक जो किए गए हैं, ये
जो है केस को मजबूत दिशा में आगे बढ़ने के लिए अट्रैक्ट नहीं किए हैं। हालांकि जो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशंस है वो सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत उसको बनाए रखें, उसको जो है आगे दिशा में आगे लेकर के चलें, उसको एक्सपेंड करें। और माइनर विक्टिम्स के लिए जो उसके खिलाफ यानी कि माइनर विक्टिम्स के लिए आप कौन सी केसेस करेंगे, तो पोस्को एक्ट के तहत आप उसको अंडर में लें। और यह जो है एक तरीके से अभियुक्त यानी कि जो एक्यूज्ड है, अपराधी है, उसको छानबीन करने के लिए जो है पोस्को एक्ट के तहत वो पर्याप्त है। और ऑफेंस का जो कमिट है यानी कि जो अपराधी का कमिटमेंट है वो अगर आपके जांच के अंदर में आता है तो वो लागू यहाँ पर नहीं होगा। यानी कि जो अभियुक्त कह रहा है कि हम दोषी नहीं हैं, तो अगर आप छानबीन में सही पा जाते हैं तो ठीक है, तो उसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि अगर पुलिस सफिशिएंट एविडेंस नहीं पाती है चार्जशीट के लिए, अपराधी की चार्जशीट के लिए, तो एक विकल्प यह हो सकता है कि वो फाइनल रिपोर्ट को कोर्ट में प्रेजेंट कर दे। जबकि जो विक्टिम्स है, पीड़िता है, वह जस्टिस के लिए यानी कि न्याय के लिए पाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। तो इस तरीके से जहां एलिगेशंस को, जो एलिगेशंस है यानी कि जो आरोप हैं, उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि कोर्ट जो है अभी चार्ज को ट्रायल में ले सकता है, जो वहाँ पर घटना है उसको ट्रायल करने के लिए आगे बढ़ा सकती है। तो जो अल्टीमेटम डिसीजंस हैं वो तो बात की बात है, वो तो जब निकल करके आएगी, ट्रायल होगा, एग्जामिनेशंस होगा, जो भी कोर्ट कहेगी वो होगा। वो सब तो कोर्ट के द्वारा लिए जाएंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, तो ये सब वहाँ पर जो भी हो वहाँ पर होगा। लेकिन जो पुलिस के द्वारा डिले किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशंस को लेकर के, वो केवल और केवल प्रतिकूल परिणाम दे रहा है कानून के, यानी कि जो लॉ है उसके प्रतिकूल वो जा रहा है। और इसके साथ ही जो एक पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस को लेकर के, वो टूट रहा है। पब्लिक कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है, कम हो रहा है। और जो प्रिंसिपल है, क्योंकि ये बात निकल कर के आई है कि जो राजधानी का सिस्टम है, जो राजधानी में ये बात कही जा रही है कि राजधानी को लेकर के अगर ऐसी घटना घट रही है तो निश्चित तौर पर ये घटना किसी भी स्तर पर मान्य होने के लिए पर्याप्त नहीं है, उसको मान्य नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ जो पीड़ित है, अगर वह दिल्ली पुलिस की कार्यवाही से, जैसा कि अभी तक मैंने स्पष्ट किया कि दिल्ली पुलिस जांच में देरी कर रही है, चूँकि ये हाई प्रोफाइल मैटर्स है, तो जैसा कि राइटर कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में अगर दिल्ली पुलिस देरी कर रही है और दिल्ली पुलिस की प्रणाली से, उसके सिस्टम से पीड़िता सेटिस्फैक्शंस नहीं है, तो पीड़ित को जो है दिल्ली हाई कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। वो दिल्ली हाई कोर्ट में रिपोर्ट, कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेशंस ये सब लेकर के जा सकती है और एक टाइम पीरियड के भीतर ऐसा करना उचित होगा। तो राइटर वही कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के जो सिस्टम है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और दिल्ली पुलिस के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं वो तो सवाल उठा ही रहे हैं, इसके अलावा विक्टिम की भी बात कर रहे हैं कि विक्टिम को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विक्टिम किस स्थिति में कोर्ट जा सकती है, किस स्थिति में नहीं जा सकती है, ये सब बातें निकल करके आ रही हैं। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के विषय में बात कही गई थी। अब यहाँ पर एक आर्टिकल निकल करके आया है और वो आर्टिकल है एक तरीके से एलआईसी की स्थिति पर। आइए यहाँ पर हम लोग एलआईसी की स्थिति देखते हैं, एलआईसी की स्थिति में क्या है क्या नहीं है, आखिर क्यों इतना ज़्यादा तूफान मचा हुआ है एलआईसी को लेकर के। यहाँ पर देखिए, इन शॉर्ट टर्म स्टेबलाइज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर हुआ क्या कि पिछले कुछ सालों से जो एलआईसी की सिचुएशंस है वो एक तरीके से एक्सट्रीमली लगातार जो है
टेंशन्स में है। लगातार डोकलाम और गलवान घाटी के बाद एक तरीके से जो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो रहा है वो लगातार बढ़ रही है। चाइना और जो इंडिया में कन्फ्लिक्ट की नौबत आ रही है वो लगातार जो है जारी है। मीडिया की जो रिपोर्ट है वहाँ पर चाइना और इंडिया के जो सैनिक हैं एलएसी पर, दोनों कंट्री जो है वो डिफेंस को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और मटेरियल्स को लेकर के, इक्विपमेंट को लेकर के, ये सब वहाँ पर दोनों पक्षों के द्वारा वहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन ह्यूज मात्रा में बढ़ा दी गई है। ह्यूज एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि एलएसी के पास जो कंडीशंस है, जो एलएसी की जैसी स्थिति है, उसको लेकर के यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि वहाँ पर एलएसी की सीमा के निकट जो है सारी अपॉर्चुनिटी को तैनात कर दिया गया है। अपॉर्चुनिटी कैसी कि एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट की वहाँ पर जितने मेजर सिस्टम्स होते हैं, मेजर सिस्टम का मतलब जो इक्विपमेंट होते हैं, वो सब भी कर दिया गया है और एक स्टेबिलिटी की आवश्यकता है। अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि जो एक स्टेबिलिटी होती है, यानी कि चाइना पक्ष की तरफ से और इंडिया पक्ष की तरफ से, वो अब जा कर के स्टेबिलिटी की दिशा में बढ़ना चाहिए। यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि तिब्बत में पिछले कुछ दिनों से जो चाइनीज़ फोर्सें हैं उनकी मोबिलाइजेशन देखी गई और यह दोनों पक्षों के द्वारा जो एक तरीके से युद्ध प्रियता की बात दोनों देशों के द्वारा की जा रही है। यानी कि एग्रेसिव दोनों कंट्री एग्रेसिव हैं एलएसी पर। और इस तरीके से जो विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया है, वो बयान आया है कि जो एलएसी की सीमा है वहाँ पर स्थिति जो है काफ़ी नाजुक और डेंजरस सिचुएशंस में है और वहाँ पर मिलिट्री की तैनाती भी है। तो यह स्टेट एक तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोकने के लिए नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट जो रोका जा रहा है वो अभी कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उसको रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, सस्टेनेबल्स नहीं है। तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो उसके प्रतिकूल है और ये इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी एंड पॉलिटिकली पर, यानी कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और राजनीति के ऊपर एक तरीके से यह अपनी छाप छोड़ेगा अगर कोई भी वहाँ पर एक तरीके से एग्रेसिव स्टेप उठाए जाते हैं या युद्ध की नौबत आ जाती है। तो दोनों देशों को करना क्या चाहिए कि जो एलएसी की स्थिति है वो एलएसी की स्थिति पर बहुत ज़्यादा स्थायित्व हों और एक तरीके से सौम्यता का प्रदर्शन करें, अच्छा प्रदर्शन करें, एक अच्छे पड़ोसी के रूप में आएँ। अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि इसकी तात्कालिक समाधान के साथ जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, इसके तात्कालिक समाधान के साथ आप लोग इसका दीर्घकालिक स्थायित्व समाधान भी निकालें। चाइनीज़ जो टेरिटोरियल है, जो चाइनीज़ एरिया है, वो दावा करता है अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को कि हमारे में है। कोई और चाइनीज़ गवर्नमेंट नहीं, लेकिन जो शी जिनपिंग है इनके अंडर में एक तरीके से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम किया जा सकता है जो लंबे समय से चला आ रहा है। और यह जिसमें ये दावा किया जाता है चाइनीज़ पक्षों के द्वारा कि जो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, ये जो 5 फिंगर्स होते हैं उसमें से ये तिब्बत की जो हथेली है, चाइना कहता है ये जो तिब्बत की हथेली है उसकी जो 5 अंगुलियाँ हैं उसमें से 2 अंगुलियाँ अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख भी हैं, तो ये उससे अटैच्ड है तिब्बत से। तो इस हिसाब से ये जो पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की ज़रूरत है। सिमिलरली जो इंडियन पॉलिटिकल डिप्लोमेंट है, यानी इंडियन डेलीगेसी है, पॉलिटिकल जो राजनीतिक संरचना है, वो भी ये बात को लेकर के स्पष्ट रूप से मना कर दी है कि हम किसी भी तरीके से कंसेशंस अपने बॉर्डर पर नहीं देंगे। और होना भी चाहिए, क्योंकि हम अपने बॉर्डर पर आप सीधा हमारे ऊपर अटैक करें, हमारे अंदर एक 2 कदम तक घुस आएँ, इसके बाद आप कहें कि ये सीमा हमारी थी तो हम क्यों करें। तो इस तरीके से ये बात हालांकि ठीक है,
राइटर यहाँ पर अपनी विचारधारा को अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारतीय राजनीतिक भी कम नहीं है, वो भी किसी भी तरीके से जो है समझौता करने के लिए राजी नहीं है, यानी कि स्टेबलाइज करने के लिए या कोई बॉर्डर पर किसी भी तरीके से कंसेशंस देने के लिए नहीं है। तो इससे अच्छा बेटर क्या होगा कि जो बेटर है दोनों पक्षों के लिए कि एलएसी पर एक तरीके से प्रैग्मेटिक स्टेप उठाए जाएं, व्यवहारिक स्टेप उठाए जाएं, जो कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज़ है उसको रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंडियन के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जो एलएसी डिस्प्यूट है उसको तीव्र न किया जाए। और क्योंकि जो जैसा कि भारतीय सरकार के द्वारा ये आश्वासन बार बार दिया जाता है, लेकिन ये आश्वासन जब दिया जाता है कि बॉर्डर पर हम अपना एक भी कदम नहीं पीछे हटेंगे या वगैरह वगैरह बातें युद्ध से संबंधित की जाती हैं, तो अगर युद्ध हुआ तो हम ये श्योर नहीं कर सकते हैं कि युद्ध का जो परिणाम है वो किसके पक्ष में जाएगा। अब यहाँ पर एग्रीमेंट एंड इनडेक्वीज की बात आती है कि जो इंडिया चाइना एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट सन 1988 में प्राइम मिनिस्टर चाइना गए थे दिसंबर में, और वहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था एलएसी की स्थिति को लेकर के दोनों देशों के मध्य। और अभी तक 4 जो समझौते हो चुके हैं शांति स्थापित करने के लिए एलएसी पर, वो उसमें 1993, 1996, 2005, 2013, तो ये 4 जो है अभी तक बॉर्डर इशू से संबंधित इंगेजमेंट हाईएस्ट लेवल के हो चुके हैं। लेकिन 2 दशक से ज़्यादा अब जा कर के जो 2 दशक से ये सब चल रहा है, अरेंजमेंट वगैरह ये सब चल रहा है, लेकिन अभी भी जो टेंशन है एलएसी पर इन 4 समझौतों के बाद भी और 2 दशक कंप्लीट होने के बाद भी वो टेंशन किसी भी दिशा में कम नहीं हुआ है और वो टेंशन अभी भी जारी है। तो इस आधार पर जो एलएसी है उसको मोस्ट डिफाइन करने की ज़रूरत है, अंडरस्टूड करने की ज़रूरत है दोनों पक्षों के द्वारा। हालांकि यह इतना सिंपल केस नहीं है कि जो है इसमें बहुत बड़ा जो लार्ज सेगमेंट है इसको क्लियरिफाई करने में उसका लैक है, क्लियरिटी का लैक है। 1993 का जो समझौता हुआ था उसका आर्टिकल फर्स्ट जो है वो सीधा सीधा जॉइंट मैकेनिज्म की बात करता है, सेटल जो है एलएसी रिलेटेड डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कह रहा है कि जॉइंट मैकेनिज्म वहाँ पर तैयार होता। लेकिन 19 साल के बाद भी जो मैकेनिज्म है एलएसी के विवाद को हल करने की दिशा में और उस जो सहयोग है इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स WMCC, ये 2012 में स्थापित किया गया। तब से प्रति साल जो है 2 सम्मेलन हो रहा है, लेकिन अभी तक उस सम्मेलन में कोई भी रिजल्ट ज़मीनी स्तर पर निकल करके दिखा नहीं। और जो इंडिया चाइना की बॉर्डर है वो 3488 किलोमीटर लंबी है और वहाँ पर बॉर्डर पर्सनल मीटिंग जो होती है पॉइंट्स पर, लिपुलेख BPM पॉइंट, ये आर्टिकल 5 सन 2005 के आर्टिकल 5 में प्रस्तावित है कि बॉर्डर जो लिपुलेख BPM पॉइंट है वहाँ पर जो मीटिंग्स होगी वो उसके संबंध में है। और अभी तक उसको जो है स्थापित नहीं किया गया है। लिपुलेख जो दर्रा है वहाँ पर मीटिंग के लिए जो बातें कही गई हैं अभी तक उसको स्थापित नहीं किया गया है। तो ये जो BPM पॉइंट है इसका जो दोनों पक्षों के द्वारा वो एक तरीके से BPM पॉइंट जो ज़मीनी आधार पर BPM पॉइंट के कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट की बात की गई है उसकी जो कमी है उसको जो अभी तक अलग किया गया है उसको साथ नहीं लिया गया है। वहाँ पर मीटिंग नहीं जारी की गई है, उससे संबंधित कोई वार्तालाप नहीं की गई है। ये कहीं न कहीं डिस्प्यूट यानी कि जो LAC का डिस्प्यूट है उसमें वृद्धि करती है। और ये इस तरीके से पारस्परिक जो समझौता है वो फोर्सेस को LAC पर जो फोर्सेस हैं उसको रिडक्शंस खस्से में रीडिप्लॉयमेंट यानी पुनः तैनाती करने में ये 1993 के जो आर्टिकल 2 है उसके एग्रीमेंट के तहत और 1996 के आर्टिकल 2 एंड 3 के तहत अभी तक इस पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया गया है, अभी तक ये प्रोग्रेस में नहीं है।
और फिर यहाँ पर बात आती है जो करंट माइंडसेट है इंडियन सिक्योरिटी स्टेबलिश को लेकर के, वो अपनी जिद पर है, अड़े हुए हैं। और चाइना का जो रवैया है उसको लेकर के ये लोग अपने कह रहे हैं कि कोई भी जो सलामी स्लाइसिंग टैक्टिस होता है वो हम किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि चाइना अगर हमारे अंदर एक भी कदम अंदर आता है तो हम भी उसी भाषा में उनको यह महसूस कराएंगे, और चाइना को यह अवश्य रूप में महसूस होना भी चाहिए। लेकिन जहाँ पर बात आती है एलएसी के जो क्लेसेस होते हैं, वह ये कह रहे हैं कि जो एलएसी पर क्लेश हुआ है, टेंशन हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वह केवल एक कारण से नहीं आती है। वहाँ पर केवल और केवल जो है एलएसी इंसिडेंट की जो घटना है वो एक कारण से नहीं है, एग्रेशंस उसका कारण केवल एक नहीं है, सीमा के अंदर बाहर आना वो भी एक कारण नहीं है, उसके लिए अदर कारण भी जिम्मेदार हैं। जैसे क्वांटम जब सर्विलेंस टेक्नोलॉजी हो गई, जो जो ट्रूप्स होते हैं उनके हलचल को दर्शाती है, एरिया में कि कितने अंदर तक वो आए हैं, कितने अंदर तक हम गए हैं, उसको लेकर के, ट्रूप डेंसिटी को लेकर के, बेटर रोड्स को लेकर के, लॉजिस्टिक यानी परिवहन क्षमता, मिलिट्री उपकरण, ये सब यानी कि मिलिट्री से लेकर के और जितने भी तरीके से हो सकते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वो सब भी एक कारण है इंक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पर इनकी बात को हम थोड़ा सा निगेटिव में देखते हैं, क्योंकि जब कोई पक्ष आपके ऊपर अटैक करता है तो आपके लिए वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है वो डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास कर तब जब चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्री आपके पड़ोस में हो। तो यहाँ पर ये थोड़ा अलग हट के कह रहे हैं, इसको नकारात्मक पे में मत लीजिएगा, ये केवल कारण समझा रहे हैं। फिर जो कंसीडरिंग है, यानी कि जो कारण चाहे जो भी हो, अभी जो सिचुएशंस है वो अंडर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने की ज़रूरत है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करते हुए एलएसी पर एक तरीके से शांति लाने की ज़रूरत है। अब एलएसी जो है वो ये कह रहे हैं कि कर क्या सकते हैं, यानी कि एलएसी पर हो क्या सकता है। तो इनका कहना है कि एलएसी की जो स्थिति है उसको आप कम कैसे कर सकते हो। उन्होंने 3 उपाय बताया, और 3 में से तीनों उपाय इतना सिंपल करना आसान नहीं है, लिखना बोलना अलग बात है। ये कह रहे हैं कि जो मैप है एलएसी का प्रेजेंट टाइम में, उस मैप को पहली चीज़ की ग्राउंड लेवल पर आप पुनः उसको दोहराएं, उसको जो है उसको उस मैप को एक तरीके से पुनः खींचें एलएसी पर, और इसको दोनों पक्षों के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष राजी होंगे इस पे? चाइना एलएसी का पुनः मैप खींचने देगा? कभी नहीं खींचेगा। तो ये जो तर्क है ये थोड़ा सा विरोधाभास लगता है कि चाइना जैसी कंट्री एलएसी पर पुनः मैप खींचने की जो बात की रही है वो भी, हालांकि राइटर आगे लिखते भी हैं कि ये जो है डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो लागू करना चाहिए दोनों पक्षों के द्वारा वो अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर के लागू करना चाहिए। दूसरा, जो एलएसी का एरिया है वहाँ पर नो एंट्री जोन बनाना चाहिए बोथ साइड से, जो दोनों पेट्रोलिंग, इसके अलावा जो दोनों पेट्रोलिंग करते हैं वहाँ भी पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए जहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं है। तो यहाँ पर दोनों साइड के द्वारा पेट्रोलिंग को बढ़ाने के लिए और उन क्षेत्रों में जहाँ पर इनकी सहमति है पेट्रोलिंग बढ़ाने को लेकर के, तो वहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ाने की बात की जा रही है। और इसके अलावा जो विकल्प हैं जहाँ पर डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ पर नो एंट्री जोन की बात की जा रही है, जॉइंट पेट्रोलिंग की बात की जा रही है, और वो जॉइंट पेट्रोलिंग जो है उस एरिया में लगाने की बात की जा रही है जहाँ पर एक तरीके से जो अपनी पूर्व स्थिति थी एलएसी की और जहाँ पर लेकर के विवाद होता है उसको देखने की बात की जा रही है, ताकि जो एलएसी की पूर्व स्थिति थी वो
निकल कर के आए और एक तरीके से कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। तो जो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा वो कहीं न कहीं स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और ये स्ट्रेंथ जो है एक तरीके से बीपीएम पॉइंट को लेते हुए और भी जो यहाँ पर इश्यूज हैं उसको सॉल्व करते हुए एक अच्छा स्टेबलाइज हो सकता है, एक अच्छा रिजॉल्व तरीका बहुत जल्दी हो सकता है। तो ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा एलएसी का ऊपर जो आर्टिकल था वो है कि एलएसी पर क्या करना चाहिए। हालांकि इन्होंने जो पॉइंट लिखे हैं वो पॉइंट बहुत बार किए गए हैं और उस पॉइंट को हमें नहीं लगता कि चाइना जैसे कंट्री एडॉप्ट कर सकता है या एडॉप्ट कर ले जाएगा। अब यहाँ पर एक और आर्टिकल है, और वो आर्टिकल है फ्रेंड्स कि अभी देखिए उड़ीसा में क्या हुआ कि बालासोर की घटना घटी, और बालासोर की घटना घटने के बाद यहाँ पर राइटर जो है आज उसके संबंध में 2 आर्टिकल आए हैं, और वो दो के दोनों जो आर्टिकल हैं बालासोर की घटना से ही रिलेटेड हैं। उसमें सीधा सीधा जो लिखा गया है कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, रेल विभाग को क्या करना चाहिए ताकि इस तरीके से घटना ना घटे। तो आप देख सकते हैं ये ट्रेजिक ट्रैक वाला, यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि जो ट्रेजिक हुआ है, पहली चीज़ की रेल्स, ये बहुत दुखद घटना थी बालासोर उड़ीसा में। रेल एक्सीडेंट जो 2 जून को हुआ था जिसमें 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी और इसमें 275 लोग जो है अब नहीं रहे हैं, और 275 तो ये गवर्नमेंट आंकड़ा है, और इससे भी ज़्यादा हैं जो अभी तक ऐसे लोग होंगे जो मिले ही नहीं होंगे। तो अबाउट 300 के ऊपर आप मान लीजिए, और 900 से लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो राइटर कह रहे हैं कि इस तरीके से जो ट्रेन में कोलाइड हुआ है, टक्कर हुआ, वो 2 दशकों में सबसे भयावह घटना थी। इसके पहले ये एक और घटना का एग्जाम्पल देते हैं कि अभी जो हाल ही में इसी साल फरवरी में होते होते बचा था, उसमें जो लोको पायलट हैं उनको धन्यवाद देना चाहिए, जो मैसूर बिरूर चिकजुरूर सेक्शंस में मैसूर डिवीज़न के अंतर्गत जो रेलवे में थे, वहाँ पर 2 ट्रेनें जो है आप सामने से ही आ गई थी। तो लोको पायलट की वहाँ पर सावधानी थी कि उसने स्पीड को कम करके रोक लिया ट्रेन को, ये उसको धन्यवाद देनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या राइटर कह रहे हैं कि ट्रेन का जो सिग्नल है, पहली चीज़ की सिग्नलिंग सिस्टम, ये जो घटना घट रही है लगातार, ट्रेन की पहली चीज़ की सिग्नल सिस्टम, दूसरा मानवीय त्रुटि, ये दोनों घटनाएं एक्सीडेंट के महत्वपूर्ण कारक हैं। और इस पर जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो राइटर कह रहे हैं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो मांग की गई है इसको इमीडिएटली करेक्टिव एक्शंस, यानी कि इसको बहुत तत्काल रूप से इस पर एक्शंस लिया जाए, जो सिग्नल की व्यवस्था है, और स्टाफ जो अधिक स्टाफ हैं उसके लिए। दूसरा, जो मानवीय त्रुटि हो रहे हैं, अधिक स्टाफ के बावजूद जो मानवीय त्रुटि हो रहे हैं, और ये जो स्टाफ हैं, पहली चीज़ की ये शॉर्टकट रास्ता बहुत अपनाते हैं, यानी कि जो कर्मचारी हैं ये शॉर्टकट रास्ते को अपनाते हुए काम करते हैं, और ये जो शॉर्टकट है यही इसके कारण है, यानी कि उसमें शॉर्टकट अपना दिए, शॉर्टकट के दौरान सिग्नल दे दिए, एक अनुमान पहले से ही लगा देते हैं। तो इस तरीके की एक जानबूझ करके या भूल बस या काम के आलस बस जो कुछ भी हो, तो इनकी लापरवाही से इतना बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें हर तरीके से जो है नुकसान होता है, डिजास्टर्स होता है। तो अभी तो ये जो बालासोर की घटना है, ये इसकी प्रारंभिक जांच जब निकल कर के आएगी तो ये उसमें जो सिग्नल मैकेनिकल फेलर निकल कर के आता है या ह्यूमन एरर निकल कर के आता है, दोनों सामने निकल कर के आता है, ऐसी संभावना है। तो जो इंडियन रेलवे है उसका जो सर्कुलर है कोविड-19 के पहले वो 23 मिलियन लोगों को प्रतिदिन लेकर के जाती थी, लेकिन जब से कोविड-19 आया, कोविड-19 के बाद से 15 मिलियन लोगों को प्रतिदिन सवारी लेकर के जाती है भारतीय रेलवे।
तो इंडिया के पास जो है बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्लान है इम्प्रूव करने का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में, और 2023-24 में 2.4 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। अगर एक्सीडेंट पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर देखा जाए, यानी कि 1 मिलियन जो ट्रेन यात्रा करती है, 1 मिलियन जो पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर की जो यात्रा है उसमें कितने एक्सीडेंट हुए, ये पिछले दशक की तुलना में जो है उसमें कमी आई है। लेकिन जो ट्रैक्स का रिकॉर्ड होता है, यानी कि जो ट्रैक होता है जिस पर रेल चलती है, उसके रखरखाव में, रोलिंग स्टॉक में, स्टाफ में, ये सब जो है इसमें बहुत पुअर मेंटेनेंस हो रहा है। और इसकी जो सेफ्टी मेजर होती है उसमें एंटी कोलिजन को भी शामिल करते हुए, वो सेफ्टी को लेकर के तो बात जहाँ तक की जा रही है, सेफ्टी तो बढ़ रही है, लेकिन बहरहाल अभी जो सिचुएशंस है वो उसका जो रिजल्ट है सेफ्टी को लेकर के, वो एक बेहतरीन ढंग से अभी नहीं आया है। भले ही आप एंटी कोलिजन सिस्टम पर अपनी एक्सपेंडन को बढ़ा दें, सेफ्टी मेजर को बढ़ा दें, तो ये सब बातें ठीक है, पर जैसा कि प्रधानमंत्री ने 2021 में यह अनाउंस किया था कि वो 75 नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत लेकर के आएंगे और अगले 75 वीक्स में वो आ जाएंगी, तो इसमें से कुछ ऑलरेडी आ भी चुकी हैं। तो नो डाउट आप हाई स्पीड लाइए, कुछ भी लाइए, वो एक अलग मुद्दा है। आप उसके, और ये उनके साथ साथ ये भी घोषणा की थी प्रधानमंत्री ने कि जो पैसेंजर्स की परेशानी होती है उस पर अच्छा खासा ध्यान दिया गया है। तो ये सब तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो सेफ्टी को लेकर के है। और जो बालासोर की घटना है, ये बालासोर की घटना ठीक उसी दिशा में सबका ध्यान आकर्षण करती है कि आप स्पीड बढ़ाओ, स्पीड ट्रेन लेकर के आओ, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आओ, वो सब ठीक है, लेकिन सेफ्टी का क्या? जो ट्रेनें आपस में लड़ती भिड़ती हैं उसका क्या? जो पटरियाँ टूट जाती हैं उसका क्या? जो सिस्टम फेल हो जाते हैं उसका क्या? तो इसमें जो है सेंट्रल यानी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस करेगा, छानबीन करेगा, और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशंस के बाद बालासोर की जो घटना हुई है उसमें क्या निकल करके आता है, वो बात तो सामने आएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो राइटर कह रहे हैं कि जो रेलवे का ऑपरेशनल और प्लानिंग लेवल है वो ठीक दिशा में मापा जाएगा। ठीक दिशा में मापने का मतलब है कि उसका जो लेवल्स होता है वो उसमें पहली चीज़ की सुधार करने की ज़रूरत है। और ये एक तरीके से जब आप इस तरीके से करेक्टर्स करेंगे, यानी कि रेल की दिशा में, तो वो और भी रिसोर्सेज को सामने लेकर के आता है। और उसमें रेल डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मॉडर्नाइजेशन ठीक है, आप रेल का आधुनिकीकरण करिए, लेकिन भैया आधुनिकीकरण अपनी जगह है, सेफ्टी अपनी जगह है। जो लोग बिछड़ गए, जो लोग चले गए, उनको आप वापस ला नहीं सकते। और ये इतनी बड़ी मानवीय भूल है कि इसको जो है किसी भी स्तर पे ग्राह्य नहीं किया जा सकता। और इस घटना को भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो उस पर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि किसी का परिवार उखड़ गया तो आप उसको अरबों रुपया दे दीजिए, उसके कोई मतलब नहीं है। परिवार सबसे बड़ी संपत्ति होती है, और ये एक मानवीय भूल की वजह से गया है। प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये मानवीय आपदा थी, और मानवीय आपदा के चलते इतनी बड़ी लापरवाही बहुत ही एक तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये एक ट्रेजिक ट्रैक था, यानी कि राइटर कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले आप आधुनिकीकरण छोड़िए, आधुनिकीकरण तो साथ में करते रहिए भैया, पहले रेल सेफ्टी को लेकर के आइए, जिसके लिए आप बार बार वंदे भारत जब आएगी तब आएगी। पहले आप रेल सेफ्टी को लेकर के आइए, जो डेली लड़ते भिड़ते हैं और जो जाते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि हमने कहा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक नया आर्टिकल आया है। नया आर्टिकल क्या? आई इन आल। तो यहाँ पर एक आर्टिकल जो है वो आई इन आल से रिलेटेड है। आई इन आल यानी कि आयल, आई इन आयल रेल कर रहे हैं, जो तेल है वो तेल राइटर कर रहे हैं कि भारत को
जो ग्लोबल ऑयल प्राइस है अपने डीजल और पेट्रोल जो दाम है उस पर रखना चाहिए, उसके पंप कीमत पर रखना चाहिए, लाना चाहिए। और भारत पिछले साल 2022 से पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है उससे कम नहीं कर रहा है। यहाँ पर राइटर थोड़ा इंडियन गवर्नमेंट की खिंचाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो वर्ल्ड पूरे विश्व की सबसे बड़ी ग्रुपिंग क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं, कॉमनली उनको ओपेक कंट्री के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सन 2022 से क्या काम किया है, रविवार को एक घोषणा की कि हम लोग सन 2024 तक जो है तेल का जो उत्पादन है उसमें कटौती करेंगे। और ये कटौती क्यों करेंगे, क्योंकि ग्लोबल जो इकोनॉमिक है वो स्लो डाउन है, ग्लोबल जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो डिमांड है वो कम हो रहा है, और अपनी जो तेल की कीमत कम हो जाए, इसलिए हम लोग 2024 तक जो है तेल का जो उत्पादन है वो कम करेंगे। और इसमें सऊदी अरब भी राजी हुआ है, उसने भी कमिट किया है कि हम 1 मिलियन बैरल जो है पर डे जुलाई से करना स्टार्टिंग कर देंगे। और ये एक जो है मजबूत संदेश पूरे तेल के भविष्य को लेकर को भेजा है पूरे वर्ल्ड को। अब जो 20 राष्ट्र हैं ओपेक प्लस ब्लॉक में, उसने सीधा जो करंट सप्लाई है वो कह रहे हैं कि जो सप्लाई है उसमें कटौती करने की बात कर रहे हैं, और जो प्राइस उठना चाहिए उसको उसकी डिमांड कर रहे हैं कि तेल की जो प्राइस है वो बढ़ना चाहिए। और उस बढ़ने के चक्कर में इन लोगों ने सीधा अप्रैल में अनाउंस्ड किया कि हम लोग अतिरिक्त आउटपुट करेंगे, लगभग 1.66 मिलियन बैरल पर डे हम लोग तेल कटौती करेंगे। तो यह जो तेल कटौती करने का जो इन लोगों का फंडा है, कहीं न कहीं ये जो है तेल की कीमत को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उठा देगा। और ये इंडिया के लिए अधिक कंसर्न होने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया अपना 80% जो तेल है, क्रूड ऑयल है, वो आयात करता है। और ये जो ओपेक कंट्री है, ओपेक प्लस कंट्री है, इन लोगों के द्वारा अगर सप्लाई में कटौती कर दी गई, सप्लाई में किसी तरीके से बाधा पहुंचाई गई, तो ये एक तरीके से ग्लोबल प्राइस के साथ साथ जो तेल की ग्लोबल प्राइस है उसके साथ साथ इंडिया में भी तेल की जो कीमत है उसमें वृद्धि से नहीं रोक सकता। लेकिन अभी क्या है, इंडिया अभी जो रसिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, सबसे कम कीमत पर मॉस्को से तेल को वो ले करके आ रहा है, कच्चा तेल जो है उसको लेकर के आ रहा है। और अभी ये चलेगा, जितने दिन तक चल रहा है वो तो ठीक है। इंडिया पे राइटर कह रहे हैं कि जो रसियन का एनर्जी एक्सपोर्ट है वहाँ पर इंडिया का कम भुगतान हो रहा है, यानी कि कम भुगतान भी एक तरीके से भारत कर रहा है, वो सब ठीक है बहरहाल करंट सिचुएशंस में। लेकिन आगे क्या कर रहा है कि जो इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट है, इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट में अभी तेल का औसत सन 2022 में पीक पर था, 116.01 बिलियन बैरल था। अब वो 38% घट करके 72.39 बिलियन पर आ गया। तो यहाँ पर जो ग्लोबल ऑयल प्राइस है वो ओपेक प्लस के जो अभी ये लोगों ने घोषणा की, अगर उस दिशा में ये आगे बढ़ते हैं तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को कैसा जो स्टेप है वो कैसा लेकर के चलना चाहिए। तो ये बात निकल करके राइटर के सामने आ रहे हैं कि एक तरीके से जो ये ओपेक प्लस कंट्रियों के द्वारा तेल के एकाएक घोषणा की गई कीमत को देखते हुए उसके दिशा में यह भारत के जो क्रूड ऑयल हैं, भारत जो आयात करता है उस पर एडवर्स इम्पैक्ट डालेगा, उस पर जो है प्रतिकूल प्रभाव लेकर के डालेगा। और ये जो इंडियन कंज्यूमर हैं, जाहिर सी बात है इंडियन कंज्यूमर के लिए परेशानी होने वाली है। तो अब यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट बहरहाल 22 मई 2022 से लेकर के अभी ग्लोबल मार्केट स्लो डाउन हुआ है, तेल की कीमत कम हुई है, तो
इसके बावजूद वो जो है 22 मई 2022 से किसी भी कीमत पर तेल सेंट्रल और स्टेट लेवल पर अपनी तेल की जो कीमत है उसको कम नहीं की है। तो भविष्य में यह तेल की कीमत जो कम करने की बात की जाती है वो तो उसकी संभावना बहरहाल अभी दिखाई दे रही है। उसकी संभावना क्या होती है अगर इस तरीके से तेल की प्राइस बढ़ती है ओपेक कंट्रियों के द्वारा, तो ये पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएगी। इस बात ये जो पॉसिबिलिटी है वो सही तरीके से नहीं काम करेगी, पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगी। अब यहाँ पर बात पॉलिसी मेकर को कह रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की कि तेल का जो सिस्टम है जीएसटी के अंतर्गत पेट्रोल को लाना, अभी बहरहाल उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो दूर है। तो राज्यों की जो भरपाई है वो उसको भरपाई करने के लिए केंद्र गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, और केंद्र गवर्नमेंट इसको जो है अपने लेवीज़ पर कटौती करके राजकोष से राज्यों की भरपाई की जा सकती है, और इसका जो यहाँ पर इकोनॉमी को एक अच्छे दिशा में लेकर के चला जा सकता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है पेट्रोल और डीजल, अगर ये भारत में देखा जाता है कि अगर पेट्रोल और डीजल इंटरनेशनल लेवल पर कम होते हैं उसके प्राइस, तो भारत में कम नहीं किए जाते। ये थोड़ा सा एक अजीब लगता है, जब बढ़ता है तो तुरंत बढ़ जाता है, लेकिन जब कम होता है तो नहीं कम किए जाते। ये राइटर यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर एक देखिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है सीधे सीधे एक्सीडेंट डिक्लाइन को लेकर के है। जैसा कि अभी हमने बताया कि आज 2 आर्टिकल आए हैं, एक आया है रेल को लेकर के, और वही बातें यहाँ पर भी चार्ट के माध्यम से कही जा रही हैं रेल को लेकर के। ये देखिए एक्सीडेंट डिक्लाइन, एक्सीडेंट जो है यहाँ पर बात की जाए, जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट घटा है, लेकिन जो सेफ्टी है वो सेफ्टी अभी बहुत लो है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है इंडियन रेलवे की, इंडियन रेलवे के बारे में जो बात की जा रही है वो कही जा रही है कि 1960 में 1390 एक्सीडेंट होते थे, लेकिन यहाँ पर जो ड्रॉप हुए हैं वो पर साल पिछले दशक में 80 एक्सीडेंट कम हो रहे हैं। लेकिन अभी जो ट्रिपल ट्रेन कोलिजन हुआ उड़ीसा के बालासोर में, वे बहुत ही एक तरीके से इंडियन जो रेलवे सेफ्टी होती है उसको लेकर के कहीं न कहीं सवाल उठा रहा है। इस एक्सीडेंट से लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि जो ह्यूमन लाइफ लॉस हुई है, रेलवे प्रॉपर्टी लॉस हुई है, कई सारे घायल हुए हैं, रेल ट्रैफिक अव्यवस्थित हो गई है। तो इस तरीके से यह जो घटना घटी है ये बहुत ही एक तरीके से भयावह थी। यहाँ पर देखिए चार्ट के माध्यम से पूरी की पूरी जो घटना है वो प्रदर्शित किया जा रहा है। चार्ट में जो चार्ट फर्स्ट है वो 2021-22 में देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सीडेंट अंडर वेरियस कैटेगरीज के अंदर, यानी कि ट्रेन कैसे लड़ी। जैसे कोलिजन यहाँ पर हुआ था 1990-91 में 100 लोग, 1999-2000 में लेवल क्रॉसिंग हुआ था यहाँ पर 150 से लोग, 2009-10 में फायर एंट्रेंस ट्रेन में आग लग गई थी, वही घटना 2021-22 में। फिर ये देखिए ये ग्राफ यहाँ से उठ रहा है 350 जा रहा है। तो तो इस तरीके से ट्रेन में यहाँ जो वेरियस कैटेगरीज, यानी कि ट्रेन में जो घटना घटी है एक्सीडेंट को लेकर के, आग लगने को लेकर के, सिग्नल फेल होने से, कोलिजन से, तो यहाँ पर वो आंकड़े सब दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर जो चार्ट 2 है वो चार्ट 2 यहाँ पर शो क्या कर रहा है कि जो 1990-91 से यहाँ पर 1990-91 से पूरे चार्ट जो है वो दिखाए जा रहे हैं कि 1990-91 से लेकर के कितने आदमी डेथ हुए, कितना एक्सीडेंट हुआ। यहाँ देखिए 1990-91 में लगभग 200 थे, फिर 1999 में सबसे ज़्यादा 406, यहाँ पर 341 1999-2 में, और 2000 में 2009-10 के बीच यहाँ 315 हैं, 2021-22 275। ये जो लाल वाला दिख रहा है ये बालासोर में अभी जो परसों हुआ वो हो रहा है। फिर यहाँ पर जो है नीति आयोग ने भी रेलवे से ये प्रश्न पूछा था कि जो नीति आयोग के चीफ हैं उन्होंने रेलवे से प्रश्न पूछा कि जो 30,000 पीपल मारे गए हैं, 30,000 जो पीपल केवल और केवल 2020
और 2021 के मध्य में टोटल मरे हैं, वो किसकी वजह से हैं? तो रेलवे ने जो सीधा कहा कि ये रेलवे के आसपास जो घटनाएं घटती हैं, जो उसके बगल में, यानी कि अगर कोई क्रॉस कर रहा है, पब्लिक अव्यवस्थित है, पब्लिक सिंसियर नहीं है, रेलवे अगर रेल फाटक से बाहर जा रहे हैं, रेल फाटक खुला है, रेल फाटक बंद है, तब भी उसमें से आ जा रहे हैं, तो इस तरीके की रेल आ रही है, उसके पटरियों के बीच बैठे रहते हैं, रेल पटरियों पे बैठ करके कुछ भी, तो इस तरीके से जो भी घटनाएं घटती हैं, तो उनको लेकर के रेलवे ने कहा कि ये रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है, रेलवे का इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ 3 साल में लगभग 30,000 पीपल मारे गए हैं 2020 से लेकर के। उसी पर नीति आयोग ने क्वेश्चन पूछा कि ये सब कैसे हो रहा है। रेलवे ने सीधा जवाब दिया कि ये सब हमारे नियंत्रण में नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो ध्यान देने वाली बात है कि कुछ लोग जो ट्रेन एक्सीडेंट बता रहे हैं 55% बता रहे हैं, जो रेलवे स्टाफ की फेलर्स, मतलब कि रेलवे स्टाफ फेल हो गया इस वजह से जो ट्रेन की दुर्घटना हुई वो 55% है। 28% जो एक्सीडेंट हुआ है वो जो है रेलवे स्टाफ के जो पर्सन होते हैं उनकी फेलिंग सिस्टम है। दूसरा 6% जो है इक्विपमेंट फेलर बता रहे हैं। तो इस हिसाब से जो घटनाएं घट रही हैं, यहाँ पर चार्ट थर्ड जो है वो चार्ट थर्ड यहाँ पर सोच कर रहा है कि फेलर ऑफ रेलवे स्टाफ, ये देखिए यहाँ पर फेलर ऑफ जो रेलवे स्टाफ दिखाई दे रहा है वो फेलर ऑफ रेलवे स्टाफ 55.8%, रेलवे स्टाफ फेल हुआ 55.8%, उस वजह से ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। जो पर्सन रेलवे स्टाफ में उसकी वजह से, यानी कि पूरा रेलवे स्टाफ है, ये पर्सन की लाइबिलिटीज है, वो 28.4% है, जिसमें इक्विपमेंट फेलर 6.6%, और जो सबोटेज है वो 3.8%। ये पूरा का पूरा दृश्य है। यहाँ पर ये भी बात कहते हैं कि जो 2023-24 में जो यूनियन बात आई थी, यानी कि यूनियन जो बजट था कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के, वो 2.40 लाख करोड़ था, जिसमें ट्रैक रिन्यूअल की बात की गई थी। जबकि जो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक्टिविटीज़ थी वो ट्रैक रिन्यूअल और सिग्नलिंग, टेलीकॉम, कंसीडर्स, ये सब को लेकर के था। लेकिन जो इसमें शेयर हो रहा है इन सब को लेकर के पिछले कुछ सालों में, उसका जो एलोकेशन है वो कम हो रहा है। जैसे ट्रैक रिन्यूअल जो है उसमें 7.2% खर्च किया गया, सिग्नलिंग को फाइनेंशियल ईयर 24 में 1.7% खर्च किया गया। तो जो बजटरी सपोर्ट है रेलवे को लेकर के, बजटरी जो सपोर्ट किया जाना चाहिए, वो यहाँ पर बात निकल कर के आती है कि उसको जो है आप एक बेहतरीन ढंग से करें। पहली चीज़ कि आप अपने ट्रैक को सुरक्षित करने के लिए बेहतरीन कदम उठाएं। राष्ट्रीय रेल संरक्षक जो कोष है उसमें भी जो 2017-18 में क्रिएटेड किया गया था 1 लाख करोड़ रुपए प्रोवाइडर फाइनेंशियल सपोर्ट से, अब उसका जो और ये इसका गठन एक्सीडेंट को लेकर के, अननेम्ड लेवल क्रॉसिंग को लेकर के, ये सब था। लेकिन पार्लियामेंट्री जो संसदीय कमेटी होती है उसकी रिपोर्ट 2030 में ऑब्जर्व हुई, निरीक्षण किया कि जो राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष है उसमें जो गिरावट आ रही है, उसके जो कोष में वो कंटिन्यू जो है फॉल हो रहा है, गिर रहा है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। और ये भी उन्होंने कहा कि जो 5 साल में, पिछले 5 सालों में जो एलोकेशंस है वो अभी भी टारगेटल एलोकेशंस, उस पर टारगेट नहीं किया है, वो मिल नहीं पाया है। फिर यहाँ पर रेल फ्रैक्चर्स की बात करते हैं, ट्रैक डिफेक्ट्स की बात करते हैं। जो रेल दुर्घटना होती है उसमें मेजर काजेस क्या है, रेल फ्रैक्चर्स, यानी कि डिरेलमेंटेंस ऑफ रेल फ्रैक्चर्स, ये
ट्रेल डिफेक्ट्स, रोलिंग स्टॉक डिफेक्ट्स के चलते होती है। और जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो सेफ्टी को लेकर के बात की जाए, अब यहाँ पर ट्रैक फॉर्म की रेलवे मिनिस्ट्री ने सीधे सीधे कहा है कि जो ट्रैक होती है वो रेलवे की हड्डी है, उस पर हमको आवश्यकता है उसकी सुरक्षा को लेकर के, उस पर सुरक्षा, उसको सुरक्षित करने के लिए हमको उस दिशा में कार्य करना चाहिए। उसके जो श्वेत पत्र हैं रेलवे मिनिस्ट्री के, उस पर सीधा कहा है कि 4500 किलोमीटर हमको जो है रिन्यू करने की आवश्यकता है वार्षिक तौर पर पटरियों की। ये डाटा जो शो कर रहा है वो सीधा सीधा दिखा रहा है कि जो पटरी तय करने की बात की गई है 4500 किलोमीटर, वो पिछले 7 साल में से केवल एक बार अचीव की है, बाकी जो 6 बार हैं वो अचीव नहीं कर पाई है। तो इस पर हमको जो है वर्क करने की बहुत बड़ी मात्रा में ज़रूरत है। अब ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स आपका जो एडिटोरियल पार्ट्स होता है उसका आर्टिकल था, यानी कि रेलवे को लेकर के, रेलवे की घटना को लेकर के, उस पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और अब जो फ्रंट पृष्ठ पे आज बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं आई है, फ्रंट पृष्ठ पे न्यूज़ निकल करके आई है वही सारी न्यूज़ है, देख सकते हैं। रेलवे सिक्योर की बात की गई है, रेलवे की जो वहाँ पर एक रेलवे की जो बात की जा रही है वो रेलवे की बात की जा रही है उस पर डबल गुमटिंग लॉक लगाने की, यानी कि जो लॉकिंग सिस्टम होता है, होता क्या है कि आप पटरियों के जहाँ रेलवे पटरी देखते होंगे वहाँ देखते होंगे कि रेल के पटरी के मध्य में एक लॉकिंग सिस्टम होता है, एक छोटी सी गुमटी होती है। उसमें क्या होता है कि जो रेल के उपकरण होते हैं लॉकिंग सिस्टम से, लेवल क्रॉसिंग से, उसमें सारे उपकरण वहाँ पर रखे जाते हैं, तो उस पर डबल लॉक लगाने की ज़रूरत है, ऐसा रेलवे सिस्टम कह रहा है। और फिर 51 घंटे की जो एक्सीडेंट हुआ है बालासोर में, उसके 51 घंटे बाद पुनः जो है हावड़ा चेन्नई लाइन को ठीक कर दिया गया, वहाँ पर चल रही है सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर पीएमआई जो है सिग्नल दे रहा है, पीएमआई जो रीडिंग होती है सेक्टर्स को लेकर के, वो यहाँ पर सिग्नलिंग कर रहा है, सिग्नलिंग कर रहा है कि जो सर्विस सेक्टर्स है वो सर्विस सेक्टर्स पिछले 13 सालों में जो दूसरी बार फिर बढ़ा, और ये 61.2% यहाँ पर अप्रैल में जो है 61.2 से 62 पर पहुँच गया। इसका जो इंडेक्स है S&P ग्लोबल इंडिया सर्विस पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी का जो इंडेक्स है वो अप्रैल में 62 तक पहुँच गया। तो ये जो है 2023 में अगर इस तरीके से बढ़ रहा है तो नई जॉब को क्रिएट करेगा। ये पॉजिटिव डिमांड लेकर के आया है, और ये पॉजिटिव डिमांड ये शो कर रहा है, ये जो रीडिंग आई है ये भी ये शो कर रहा है कि जो ये पॉजिटिव डिमांड है, सी मार्केट में उछाल देखने को मिला है, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले हैं। तो ये चौथा सक्सेसफुल जो महीना था वो निकल करके अपने इस साल में हाईएस्ट पेस पर है। इसके अलावा जो फेवरेबल डिमांड की जा रही है, न्यू क्लाइंट आ रहे हैं, पॉजिटिव मार्केट हो रहा है, डायनेमिक सपोर्ट हो रहा है, आउटपुट निकल करके आ रहा है, यानी कि S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस अपने नोट्स में लिखता है ये सब कि ये सब में उछाल आ रहा है। ये सब एक तरीके से ठीक बात है, सर्विस में उछाल आया, बाकी डिमांड्स में उछाल आया। और यहाँ पर फूड ट्रांसपोर्शन और वेज यानी जो मजदूरी होती है उसको लेकर के, उसकी जो लागत है उसको लेकर के बात की जा रही कि दिसंबर में वहाँ पर, दिसंबर से वो अपने हाईएस्ट पर है। और ये जो सर्विसेज चार्ज हैं, ये जो फर्में हैं वे अपने जो सेवाएं शुल्क हैं वो मई से अपना जो है पिछले 6 सालों में मई से वो बढ़ा रही हैं, मतलब कि 6 सालों में मई में उसको सबसे हाईएस्ट स्तर पर देखा गया। और ये शुल्क को क्यों बढ़ा रही हैं, क्योंकि इनका जो आउटपुट कास्ट आता है, मतलब इनका जो लागत आता है वो इनका सामना करना पड़ रहा है, और सबसे ज़्यादा जो उपभोक्ता सेवाओं पर इनको करना पड़ रहा है कंपनीज को, जबकि जो ट्रांसपोर्ट है, इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशंस है, ये सब भी अपनी जो सर्विसेज चार्जर हैं कस्टमर्स के लिए वो एक तरीके से बढ़ाते हुए देखी गई हैं। अब यहाँ पर बात और आती है, इन्फ्लेशंस की बात की जा रही है, इंडेक्स जो है इन्फ्लेशंस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशंस का बढ़ना और इन्फ्लेशंस बढ़ते हुए डिमांड साइड का कम होना, इस पर यहाँ पर मार्केट में जो है वो उस पर
यहाँ पर चुनौती है, और उस चुनौती को आने वाले समय में देखा जाएगा कि कैसे उसका सामना हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, एक इकॉनमी को एक अच्छी दिशा में लेकर के चलना। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल अभी यहाँ पर देखिए मानसून की बात की गई है। मानसून जो है केरला में वो अपने समय पर आने से चूक गया, और अरब सी में एक साइक्लोन निर्मित देखा जा रहा है, चक्रवात का परिसंचरण देखा जा रहा है। तो जैसा कि एल नीनो के संबंध में बताया था कि इस साल एल नीनो भी है। तो ये सब फ्रेंड्स पूरा का पूरा न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस था। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके कर सकते हैं कहाँ नहीं समझ में आया है। समझ में आया तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कीजिए, और जितना हो सकेगा उतना शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ए लॉट ऑफ थैंक फ्रेंड्स।